उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। हर 3 लाख श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर वेन्यू तक पहुंचे। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं। आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न है। फ्रांस के साथ हमारे मूल्यों और इनोवेशन की साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअली H-125 फ्लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कोलार के विमगल में यूनिट्स तैयार की जाएगी। ये भारत और फ्रांस का ज्वाइंट एरोस्पेस वेंचर है। ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है। इसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ काम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति की पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया है। मैक्रोन ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रही एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एनआई को इंटरव्यू दिया। मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर बनाने की बात कही। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई के प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर मंथन किया जा रहा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा के घर पर 2 घंटे की बैठक के बाद ऐलान किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हेमंत ने भूपेन बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगीकरण की वजह से पार्टी छोड़ी है। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और उन्हें मनाने की कवायद जारी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नितेश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नितेश राणे ने कहा कि ऐसे मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया था। अब मंत्री नितेश राणे ने भी हमला बोला है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी।
सीएम मोहन यादव ने बजट से पहले दावा किया कि 11.14% विकास दर के साथ एमपी अब भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक एमपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 82,513 रुपए होने की उम्मीद है, जबकि विकसित राज्य कर्नाटक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 71,000 करोड़ के आसपास रहा। यानी एमपी ने विकसित कहे जाने वाले राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और बेहतर नीतियों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। कानपुर के रावतपुर में 3-4 युवकों ने बीजेपी युवा मोर्चा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर की पीट कर गोली मार दी। वहीं इसके बाद हत्या करने की नीयत से पेट में 7 से 8 बार चाकू से गोद दिया। पुलिस ने उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के पूर्व संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हमला ब्याज में पैसा देने के विवाद में हुआ था। बेंगलुरु में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। हादसा राजाजी नगर में हुआ। 26 साल की योगेश्वरी एचडीएफसी बैंक में काम करती थी। वहीं दोपहर के समय वो लंच के लिए बाहर निकली। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह से घायल योगेश्वरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और तलाश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पा लिया। एयरफोर्स के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 1,40,000 लीटर पानी गिराया गया। वहीं नागालैंड में जोकोई घाटी में भी आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी है। खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीच सड़क पर तेज रफ्तार तेल टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर के पलटते ही भीषण आग लग गई। वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों के मुताबिक सड़क पर चलते हुए ट्रक का संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में ले लिया। वहीं हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आग बुझने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि झगड़ा बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक चलता रहा। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत पर काबू पाया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई थाना इलाके में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। गांव के दो पक्षों में जमीनी विवाद में जमकर पत्थर बरसाए गए। मारपीट में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मारपीट की जानकारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक ग्राम प्रधान पक्ष के दबंगों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की, साथ ही घरों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुणे के भिगवड़ में मंगलवार को 21 वर्षीय युवती के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई। मां और भाई के साथ जा रही युवती को जाहिर और अयान हारून शेख नाम के 2 आरोपियों ने अगवा कर लिया। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने कल भिगवड़ थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन भी किया। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगजनी भी की गई। वही घटना के विरोध में आज भिगवड़ बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही पूरा शहर बंद है। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बेस्ट की जलती बस में आग लग गई। बेस्ट के अंतर्गत चलाई जाती है एयर कंडीशन बस अचानक आग का गोला बन गई। समय रहते सभी यात्रियों को बस से निकाल लिया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस में आग लग गई और गनीमत रही कि बस के यात्रियों की कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा। मुंबई की विद्या विहार इलाके में नाबालिग ने तेज रफ्तार एसयूवी से पति पत्नी को टक्कर मार दी, जहां हादसे के 10 दिन बाद पति की मौत हो गई। वही पत्नी की हालत नाजुक है। आपको यहां बता दें कि 5 फरवरी की रात दंपति स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। वही मामले में पुलिस गैर इदारतन हत्या का केस दर्ज कर रही है। वहीं हालांकि आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बेल मिल गई है, लेकिन लड़के का पिता जेल में है।
दिल्ली के रोहनी में अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी के बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नवजात बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चा चोरी के वारदात में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल अस्पताल में परिवार वालों से बार बार मिलकर अनजान महिला ने पहले नजदीकी बढ़ाई, फिर बच्चे को दूध पिलाने के बहाने लेकर फरार हो गई। शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी महिला और उसके सहयोगी को अब पकड़ लिया है। दिल्ली के उस्मानपुर का स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो हरकत में आई पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी स्टंटबाजी का जो वीडियो है उसे देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आरोपी शख्स बाइक पर स्टंट करते हुए चलती गाड़ियों और बसों के दरवाजे खोल रहा है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शख्स पर बीएनएस की धारा 281 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। कार से आते समय व्यापारी से कैश सहित कीमती सामानों को बदमाशों ने लूट लिया। व्यापारी को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। लूट के दौरान बिजनेसमैन से मारपीट भी की गई। बाइक और वैन से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके से बाइक और वैन बरामद किए गए। वहीं गोली का खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई करने वाले समुद्री रास्ते को ईरान ने अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ने वाले एनर्जी चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिसाइल्स भी दागी। ईरान ने जिनेवा में अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा के दौरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर बंद करके दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि उसके पास क्षमता है, वो तैयार है और वो अब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बंद कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि दोनों देश कुछ चीजों पर सहमत हो गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक अब एक संभावित समझौते के ड्राफ्टर काम शुरू किया जाएगा। ओमान की मध्यस्थता में हुई इस बैठक से भविष्य में शांति का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है, लेकिन दोनों पक्ष अभी अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को चुनाव में जीत और पीएम चुने जाने की बधाई दी। साथ ही परिवार के साथ भारत आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत बांग्लादेश को सबसे भरोसेमंद साथी बताया। बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ढाका गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम तारिक रहमान को प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी सौंपी। नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने नेट सेशन में जमकर अभ्यास भी किया। टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने गगनचुंबी शॉट लगाए। अभिषेक ने वरुण चक्रवर्ती की ऑफ स्पिन के खिलाफ काउ कॉर्नर और डीप कवर क्षेत्र को निशाना बनाया। वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक ने पुल और विकेट के पीछे पिकअप शॉट लगाए। वहीं तीनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अभिषेक ने छक्के जड़े। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने भी नेट में स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास किया। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया की विदाई ग्रुप स्टेज मैच से तय है। वर्ल्ड कप इतिहास में ये दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया का सफर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबलों में ही खत्म हो गया है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे को आयरलैंड हरा देगा, लेकिन बारिश के चलते जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों के बीच 1-1 पॉइंट्स बच गए और इसका फायदा जिम्बाब्वे को हुआ और वो सुपर 8 में अब पहुंच गया है। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज की 7 टीमें तय हो चुकी हैं। वेस्टइंडीज, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच चुकी है। आखिरी टीम का फैसला आज पाकिस्तान नामीबिया मैच से होना है। अगर पाकिस्तान जीता तो सुपर 8 के ग्रुप 2 में पहुंचेगा। अगर नामीबिया जीता तो अमेरिका ग्रुप 2 में पहुंचेगा। टीम इंडिया ग्रुप 1 में रहेगी, जहां उसका सामना साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराकर नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपना अभियान खत्म कर दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए, जिसे नेपाल ने 4 बॉल बाकी रहते ही चेस कर लिया। नेपाल ने 2014 के विश्व कप में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स को हराया था, लेकिन उसके बाद जीत नसीब नहीं हुई। नेपाल ने अब टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर 12 साल की जीत के सूखे को खत्म कर लिया है।